गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है फसलों का सफर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 4 भागों में हमने अध्याय का विस्तार से अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि कैसे खेत में उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं उनसे जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो किन किन स्थितियों या किन किन जगहों से होता हुआ, किन किन गोदामों से होता हुआ, किन किन यातायात के साधनों का उपयोग करता हुआ अंत में हमारे घर तक पहुंचता है। यानी कि हमने समझ बनाई थी इन फसलों के सफर के बारे में। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि जो सरकार है उनके द्वारा अनेक सारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि सभी व्यक्तियों को पौष्टिक मात्रा में और निर्धारित मात्रा में जो भोजन है वो उपलब्ध हो सके। यानी हम ये समझ पाए थे कि सबके लिए भोजन की उपलब्धता का सुनिश्चित करना यह कार्य होता है सरकार का, और इसके लिए सरकार अनेक सारी योजनाएं चलाती हैं। जैसे कि हमने देखा था काम के बदले अनाज योजना हो, या फिर अंत्योदय अन्न योजना हो, या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो। इनके माध्यम से जो पौष्टिक अनाज है वो कम दामों पर सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया जाता है। तो बच्चों अब तक के अध्याय का हमने विस्तार से अध्ययन किया, उससे खूब सारा ज्ञान हमने एकत्रित भी किया है। तो क्यों ना प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जाए और कुछ आसान से जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल किया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनको और देखेंगे कि हमने इस अध्याय से कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलो देखते हैं आज के। पता कीजिए और लिखिए प्रश्न। बच्चों देखिए, क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, और अगर उसे ऐसा पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, इनके पीछे क्या कारण है उसको हमें इस प्रश्न में लिखना है। तो बच्चों देखो, हमारे आसपास कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। होते हैं ना कई सारे ऐसे व्यक्ति। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके कई सारे कारण होते हैं। या तो वो व्यक्ति होते हैं वो किसी प्रकार का रोजगार नहीं करते, बेरोजगार होते हैं, जिसके कारण उनके पास आमदनी नहीं होती और वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं खरीद पाते। या फिर बच्चों हम ये भी जानते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे अनेक प्रकार की जो वितरण प्रणालियां हैं, ये जो अनाज वितरण की योजनाएं हैं, उनका लाभ भी उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब वो कारण हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति विशेष को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई व्यक्ति है, इस चीज से प्रभावित व्यक्ति है, तो उसके बारे में आप पता करेंगे और इस प्रश्न में लिखेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता करना है कि क्या कारण है कि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान कहां है? देखो बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमने यह जाना था कि जो खेतों में उत्पन्न हुआ अनाज है उसे कम दामों पर सरकार उपलब्ध करवाती है सभी व्यक्तियों को। यानी और ये जो अनाज उपलब्ध होगा वो किन दुकानों के माध्यम से उपलब्ध होता है? इन्हीं जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं इनके माध्यम से, और ये लगभग हर क्षेत्र में स्थापित होती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में जो उचित मूल्य की दुकान है वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति के बारे में हमें बताना है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, क्या वह समय से खुलती है? यदि वह समय से खुलती है तो हाँ हमारा उत्तर होगा। अगर वो समय से नहीं खुलती है तो इसका उत्तर हमारा होगा कि हमारे जो क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान है वो समय पर नहीं खुलती है। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसके खुलने का समय क्या है? किसी भी चीज का या किसी भी संस्थान हो, कोई भी दुकान हो, उसका एक निर्धारित समय होता है। उसी प्रकार बच्चों जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं उनका भी एक समय निर्धारित किया जाता है। तो हमें यह बताना है कि जो हमारे क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान है उसके खुलने का समय क्या है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, वहां से क्या क्या सामान कम दाम पर मिलता है? तो देखो बच्चों, सरकार की यह कोशिश होती है कि सबके लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां पर जो हमारे खाने पीने से संबंधित जो सामग्री होती है वो हमें कम दाम में उपलब्ध होती है। आप भी पता करेंगे कि आपके क्षेत्र की जो उचित मूल्य की दुकान है वहां पर कौन कौन से सामग्री है जो कम दाम में हमें प्राप्त होती है, और उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, यह सामान कितनी मात्रा में मिलता है? तो देखो बच्चों,
होता क्या है कि जैसे गेहूं वितरण प्रणाली यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अगर गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है सरकार के द्वारा, तो ये निर्धारित है कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 5 किलोग्राम की दर से या 5 किलोग्राम के हिसाब से गेहूं वितरण किया जाता है। जैसे किसी परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो उस परिवार को 25 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध होगा। तो हमें यह पता करना है कि जो अलग अलग प्रकार की सामग्री उचित मूल्य की दुकान से हमें प्राप्त हो रही है वह कितनी मात्रा में प्रत्येक परिवार को उपलब्ध हो रही है। जैसे हमने जाना कि प्रत्येक परिवार के लिए जो अनाज होगा वो प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध होगा, वैसे ही चीनी होगी वो 1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध होगी। तो इन अलग अलग जो सामान है, सामग्री हैं, उनकी जो मात्रा उपलब्ध होने वाली मात्रा है उसके बारे में हमें पता करके इस प्रश्न में लिखना है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और बच्चों अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखिए, उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाली सामग्री व बाजार में अन्य दुकान पर मिलने वाली उसी सामग्री की कीमत में कितना अंतर है। और प्यारे बच्चों उचित मूल्य यानी मूल्य ही उचित होगा वहां पर, तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ उपलब्ध होने वाली जो सामग्री है वो हमें उचित मूल्य पर प्राप्त होगी और इसकी जो कीमत होगी वो बाजार में मिलने वाली उसी सामग्री की कीमत की तुलना में काफी कम होती है। और साथ ही साथ बच्चों हमसे यह भी पूछा है कि किस दुकान पर जो सामग्री है वो सस्ती मिलेगी। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने ये जाना था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कि जो गेहूं है वो इन उचित मूल्य की दुकानों पर प्रति व्यक्ति को 2 रुपए किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। जबकि बच्चों अगर हम राशन या किराना की अन्य दुकानों की बात करें जो हमारे बाजार में उपलब्ध होती हैं, वहां पर यही गेहूं हमें 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों की जो दरें हैं यानी दोनों जगहों का जो वस्तु का मूल्य है वो कितना अंतर आ रहा है, दोनों में देख पा रहे हैं ना हम। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर उपलब्ध होने वाली चीनी हो या फिर केरोसिन तेल हो, अन्य जो भी सामग्री यहाँ उपलब्ध होगी उसकी जो कीमतें होंगी उनमें काफी अंतर होगा। साथ ही साथ बच्चों हम यह भी कह सकते हैं कि जो उचित मूल्य की दुकान है वहां पर मिलने वाली सामग्री की जो मूल्य होगा, जो दर होगी वो काफी सस्ती होगी। तो हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को पता किया और इसके उत्तर को यहाँ पर लिखा है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो जाना समझा अब बताइए में बच्चों हमारे अगले प्रश्न है। देखिए, किसान अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां, फल, अनाज, दालें, तिलहन आदि उगाते हैं। यानी ये सारी वो उपज हैं जो किसानों के द्वारा अपने खेत में उत्पन्न की जाती हैं ना, चाहे सब्जियां हों, फल हों, अनाज हों, दालें हों या तिलहन यानी तेल वाली फसलें हों, ये सब किसानों के द्वारा अपने खेतों में उगाई जाती हैं। आपने इनमें से बहुत कुछ देखा होगा और खाया भी होगा। अपने अनुभव से इनके उदाहरण लिखिए। मतलब बच्चों इस प्रश्न में हमें अलग अलग प्रकार के, चाहे वो दालें हों, तिलहन हों, सब्जियां हों या फिर फल हों, अनाज हो, उनसे संबंधित जो फसलें हैं जिन्हें हमने खाया है, जिनका अनुभव किया है, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। जैसे देखो इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं वो बताइए। तो देखो बच्चों हमने कई प्रकार की दालों का उपयोग किया है। जैसे हम खाते हैं मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, चना की दाल हो, मसूर की दाल हो, ये सब वो दालें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। वैसे ही बच्चों अगले प्रश्न में हमसे पूछा है विभिन्न प्रकार की तिलहन यानी तेल वाली वो फसलें जिनका उपयोग आप करते हैं। तो देखो बच्चों जैसे तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब वो फसलें हैं तिलहन वाली जिनका उपयोग हमने किया है। तो चलो अब देखते हैं आगे वाली फसलें। विभिन्न प्रकार के अनाज जिनका उपयोग आप करते हैं, जो चाहे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब अलग अलग प्रकार की अनाज वाली फसलें हैं जिनका उपयोग हमने किया है। बच्चों ऐसे ही देखो विभिन्न प्रकार के फल जिनमें हम लिख सकते हैं केला, पपीता, सेब, मौसमी, अमरूद, चीकू, इसके अलावा और अन्य फल जिनका उपयोग आप करते हैं उनके नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और बच्चों इसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं उनमें हमने गोभी, आलू, पालक, बैंगन, अरबी, भिंडी, इन सब का उपयोग किया है। और इसी प्रकार से बच्चों जो विभिन्न प्रकार के मसाले हैं ये भी खेती की उपज होते हैं, जिनमें हम लिख सकते हैं धनिया, मिर्च, सौंफ, जीरा, मेथी, ये सब अनेक प्रकार के मसाले हैं जो भी हमें खेतों से प्राप्त होते हैं। तो ये सब बच्चों अलग अलग प्रकार के उत्पादन हैं जो हमें खेतों से प्राप्त होते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है विभिन्न तरह की जो दालें हैं
तिलहन है या फिर अनाज के जो नमूने हैं आप उनको इकट्ठा कीजिए, एक सारणी बनाइए या एक हम कह सकते हैं मॉडल बनाइए और अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। किस प्रकार से बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उसका उदाहरण आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में बच्चों हमने देखा है अलग अलग प्रकार की दालें हों, अनाज हों, तिलहन वाली फसलें हों, इन सबको इकट्ठा किया गया है और इन्हें प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही बच्चों आप भी अपनी कक्षा में इन नमूनों को इकट्ठा करेंगे और कक्षा में प्रदर्शित करेंगे। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आज या कल का अखबार कक्षा में लाकर उससे पता कीजिए कि आपके घर में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री जैसे गेहूं, गुड़, चीनी, तेल, दालें आदि के मंडी भाव क्या हैं। बच्चों जो हमारा अखबार होता है उसके माध्यम से हम देश विदेश की खबरों को ज्ञान कर पाते हैं। होता है ना, ये हमारे संचार के साधन हैं जिनके द्वारा हम जो सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, उनका पता कर पाते हैं। बच्चों इन्हीं अखबार में एक पृष्ठ होता है जिसके माध्यम से हमें जो मंडी में फसलों के ताजा भाव होते हैं उनका पता चलता है। तो हमें क्या करना है, हमारी कक्षा में इस अखबार को लाना है और ये समझना है कि कैसे इन अखबारों को देख करके हम ये पता कर पाते हैं कि आज का जो मंडी का भाव है या कल का जो मंडी का भाव था वो अनाज का क्या था। उदाहरण के लिए बच्चों यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर नरमा भाव आज 5600 से 5820, कपास भाव आज 5500 से 5800, उसी प्रकार गवार का भाव, मूंगफली का भाव, अलग अलग जो फसलों के उत्पादन हैं उनके भाव हम यहाँ इस अखबार की कटिंग में देख पा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज देखी, जैसे हमने कपास का भाव देखा 5500 से 5800, ये दो भाव क्यों हैं, आया ना विचार हमारे दिमाग में। तो बच्चों ये फसल की जो गुणवत्ता है उसके आधार पे हैं, यानी जो न्यूनतम मूल्य अगर कपास का होगा वो 5500 है आज का, और अधिकतम जो अच्छी क्वालिटी की कपास होगी उसके हमें 5800 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप भी इस अखबार का अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अखबार को देख करके हम मंडी के जो भाव हैं उनका पता कर पाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, फसल के खेत से घर तक पहुंच के जो सफर के मार्ग हैं और पड़ाव हैं उनको फ्लो चित्र के माध्यम से बताइए। बच्चों फ्लो चित्र में हम क्या करते हैं, बॉक्स बना करके केवल उस स्थान का नाम लिखते हैं। जैसे फसल सबसे पहले उत्पन्न हुई खेत में, तो हम यहाँ लिखेंगे खेत। खेत से बच्चों यह फसल आती है, जैसे हमने देखा कि यह फसल मंडियों में, चाहे वो अनाज मंडी हो या फिर सब्जी मंडी हो, वहां पर बिकने के लिए आती हैं। वहां से यातायात के साधनों के द्वारा जो बड़े व्यापारियों के गोदाम है वहां पर या जो सरकारी गोदाम है वहां पर ये फसल जाती है। फिर बच्चों यहां से हम समझ पा रहे हैं बड़े व्यापारियों द्वारा जो छोटे व्यापारी किराने की दुकानें हैं वहां पर यह सामग्री पहुंचती है, और उधर हमने देखा कि जो सरकारी गोदाम है वहां से ये सामग्री पहुंचती है उचित मूल्य की दुकान पे, और फिर यहाँ से हम उसे खरीद करके उसका आनंद या उपभोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से बनता है हमारा फ्लो चार्ट। ऐसा ही फ्लो चार्ट आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट के माध्यम से यह समझ बनाएंगे कि कैसे फसल खेत से घर तक पहुंची है। तो चलो बच्चों, जब हमने इतने सारे अभ्यास प्रश्नों को हल किया है, हमने इस पाठ को इतनी गहनता से अध्ययन किया है, तो क्यों ना अब इस पाठ की शिक्षा को देखा जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की हमारी शिक्षा। और हमारी शिक्षा है, देखो, फसलें खूब उगाता किसान, सबको उपलब्ध कराता खाद्यान्न। यानी इन फसलों का उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता है और इन फसलों के उत्पादन से ही जो व्यक्ति हैं उनकी जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो पूरी हो पाती है। तो हम समझ पा रहे हैं इन फसलों का जो सफर है वो आसान नहीं है, उसे कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जो फसल हैं उनसे उत्पन्न होने वाला जो भोज्य पदार्थ है उसकी निर्धारण करने के लिए सरकार अनेक सारी योजनाएं चलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।